हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सी टेट की तैयारी में व्यस्त होंगे। इसी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए सी टेट 21 जनवरी 2024 के लिए हम कर रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ प्यारे साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले की क्लास में हमने पेडागोजी 2 घंटे की क्लास में पेडागोजी को कंप्लीट कर लिया है। वो चाहे इंग्लिश की पेडागोजी हो, मैथ की पेडागोजी हो, साइंस की पेडागोजी हो, ईवीएस की पेडागोजी हो, वो चाहे एसएसटी की पेडागोजी हो, हिंदी की पेडागोजी हो या चाहे संस्कृत की पेडागोजी हो, संपूर्ण पेडागोजी का खल्लास हमने कर दिया, वो भी एक क्लास में। और आज की क्लास रहने वाली आपकी संपूर्ण सीडीपी की क्लास, संपूर्ण सीडीपी की क्लास। ऐसा आएगा पेपर, रट लो। जी हां प्यारे साथियों, इसी लेवल का और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे सीटेट 2024, जिसका एग्जाम 21 जनवरी को होना है। कब होना है? 21 जनवरी को होना है। तो ये आने वाली क्लास है ना, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और आज का हमारा तरीका बिल्कुल अलग रहेगा। और तरीका किस प्रकार रहेगा? संपूर्ण सीडीपी हम 3 क्लासों में कवर करेंगे। कितनी क्लासों में? 3 क्लासों में। पहली क्लास तो आज ही आपको मिल जाएगी, यानी 17/1/2023 को 40 मिनट के आर बार आपको कंप्लीट करवा दिए जाएंगे 30 क्वेश्चन। फिर आने वाली नेक्स्ट क्लास होगी आपकी 11:30 बजे आज ही के दिन प्यारे साथियों, यानी 17 तारीख को 11:30 बजे फिर एक और क्लास हो जाएगी 30 क्वेश्चन की। फिर एक और क्लास आज ही के दिन या प्यारे साथियों, यानी 17 तारीख को एक और क्लास आपको मिल जाएगी लगभग 2:30 बजे के आर बार। कब? 2:30 बजे के आर बार, यानी 3 क्लासें रहेगी। और 3 क्लासों में संपूर्ण सीडीपी का हम प्यारे साथियों अच्छे से अध्ययन करेंगे, व्याख्या सहित करेंगे, ताकि आप अब की बार है ना सीडीपी में 22 या 23 प्लस नंबर ला सको। 2 घंटे रहेंगे लगभग 3 क्लासों में, 2 घंटे हो जाएंगे तो 2 घंटे में हम संपूर्ण सीडीपी कर लेंगे। और मैं एक साथ क्यों नहीं करवा रहा? क्योंकि एक साथ करवाने से प्यारे साथियों आप है ना ऊब जाते हो। एक क्लास से क्या हो जाते हो? ऊब जाते हो। क्योंकि प्यारे साथियों 2 घंटे की क्लास है ना, एक साथ देखना कठिन है, लेकिन आप टुकड़ों में देखोगे ना तो जल्दी देख देते हो। क्या करते हो? जल्दी देख लेते हो। और इसी कारण मैंने एक ही दिन में 3 क्लासें सीडीपी की रख दी। और ये यूट्यूब पर पहली बार है, यानी एक सब्जेक्ट की एक ही चैनल पर क्लास 3 आएगी। कितनी क्लासें आएगी? 3 क्लासें आएगी। और जो पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं ना, उनको मैं हमारी क्लास लगाने का तरीका बता दूं। पहले फोन को करना होगा हॉरिजॉन्टल मोड पर, क्योंकि प्यारे साथियों अगर फोन आपने सही नहीं रखा ना, तो मान के चलिए आप सही दिशा में नहीं हो, क्योंकि आप नीचे वीडियो स्क्रॉल करते जाओगे, फिर शॉर्ट वीडियो आएगी, फिर वही कहानी। 1-2 घंटे कब निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। इससे अच्छा फोन को हॉरिजॉन्टल मोड पर रख लीजिए, स्क्रीन को फुल करके रख लीजिए, ताकि आपका ध्यान डाइवर्ट न हो प्यारे साथियों। और मैं बता दूं जो नए साथी है, अब तक हमने इसी चैनल पर आपको सी टेट के लिए सीडीपी के प्रीवियस ईयर पेपर ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ, मैथ के ऑफिशियल पेपर ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ प्रीवियस ईयर पेपर, इसी प्रकार ईवीएस के और इसी प्रकार साइंस के प्रीवियस ईयर पेपर आपको करवा दिए गए। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। 9:30 बजे वाली ये क्लास है, इसके बाद 11:30 मिलेगी, इसके बाद 2:30 बजे मिलेगी। तो देख लेना ये तीनों क्लासें और व्याख्या सहित। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। मुश्किल जरूर है, लेकिन मैंने आपको क्या है कहा है प्यारे साथियों, मुश्किलें जरूर है लेकिन ठहरा नहीं हूं मैं, मंजिलों से कह दो अभी रुका नहीं हूं मैं। जी हां प्यारे साथियों, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्या देखिए? क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन
विकास एवं अधिगम के बारे में लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। कौन सा सिद्धांत? लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत। और लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत क्या कहता है आपको पता होना चाहिए। चलिए मैं आपको बता देता हूं, व्याख्या सहित पढ़ेंगे ना। तो देखिए, लेव वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था? सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया था? सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। और इस सिद्धांत पे 3 बातें महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत की कितनी बातें महत्वपूर्ण है? 3 बातें महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी? नंबर 1 है सामाजिक अंतःक्रिया। नंबर 1 सामाजिक अंतःक्रिया। नंबर 2 सामाजिक सांस्कृतिक कारक। और नंबर 3 है भाषा। नंबर 3 क्या है? भाषा। यह है लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत। क्या है? लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत। और आगे आने वाले जीन पियाजे का हो गया, लॉरेंस कोहलबर्ग हो गया, व्याख्या सहित आपको मैं बताऊंगा, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन क्या ना हो, गलत ना हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए, दोनों का संबंध अनुक्रमिक हो, नहीं। दोनों का संबंध निश्चल हो, गलत। सीखना अक्सर विकास के अग्रिम होता है। सीखना अक्सर विकास के अग्रिम होता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना अक्सर विकास के अग्रिम होता है, विकास के आगे होता है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 2? विकासात्मक सिद्धांतवादी। क्या है? विकासात्मक सिद्धांतवादी मानते हैं कि विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती है। इस संदर्भ में किसकी बेहद भूमिका महत्वपूर्ण है? तो किसकी है? आपको ऑप्शन में ही दिखाई दे रहा है, वातावरण एवं अनुभव। क्या दिखाई दे रहा है? वातावरण और अनुभव आपको दिखाई दे रहा होगा प्यारे साथियों। चलिए अब बात कर लेते हैं हम थोड़ी विकास और अभिवृद्धि की। और इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। और आपको मैं बता दूं प्यारे साथियों कि एक क्वेश्चन भाषा व विकास से, भाषा विकास नहीं, विकास से पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन किससे पूछा जाएगा? वातावरण और आनुवांशिकता से। 3 क्वेश्चन किससे पूछे जाएंगे? जीन पियाजे से। 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे लॉरेंस कोहलबर्ग सिद्धांत से। 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत से। 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा लैंगिक रूढ़िवादिता से। 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा समावेशी कक्षा से। 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रगतिशील कक्षा से। किससे? प्रगतिशील कक्षा से। 1 पूछा जाएगा बुद्धि के सिद्धांत से क्वेश्चन। किससे? बुद्धि के सिद्धांत से क्वेश्चन। और 1 क्वेश्चन प्यारे साथियों एरिक्सन का सिद्धांत पूछा जा सकता है। एरिक्सन का सिद्धांत पूछा जा सकता है। और 1 पूछा जाएगा अवस्था से। 1 नहीं, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे अवस्था से। तो कितने क्वेश्चन हो गए? देखिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 और 3 16, यानी 16 क्वेश्चन तो ये परमानेंट है, पक्के आएंगे 16 क्वेश्चन। लिख कर ले लेना प्यारे साथियों, ये 16 क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया वातावरण एवं अनुभव। और देखिए चलिए विकास की बात कर लेते हैं। विकास क्या होता है? वर्तुलाकार होता है। क्या होता है? विकास वर्तुलाकार होता है। विकास क्या होता है? वर्तुलाकार होता है। और अभिवृद्धि क्या होती है? रेखीय होती है। अभिवृद्धि क्या होती है? रेखीय होती है। और विकास का स्वरूप किस प्रकार होता है? आंतरिक होता है। किस प्रकार होता है विकास का स्वरूप? आंतरिक होता है। और विकास की बात करें तो विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। और विकास के बारे में मैं बता दूं, विकास कभी भी आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। विकास कभी भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। और विकास किस प्रकार की अवधारणा है? विकास एक व्यापक अवधारणा है। और विकास किस प्रकार होता है? केंद्र से बाहर की ओर और ऊपर से नीचे की ओर।
इतनी बातें ध्यान रख लीजिए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका विकास का। विकास वर्तुलाकार होता है, विकास आंतरिक होता है, विकास व्यापक अवधारणा है, विकास जीवन पर्यंत चलता है, विकास का क्रम ऊपर से नीचे की ओर होता है यानी सिर से पांव की ओर होता है, और विकास अंदर से केंद्र से परिधि की ओर होता है, केंद्र से परिधि की ओर होता है। और विकास को प्रभावित कौन करता है? वातावरण, आनुवांशिक और अनुभव, यानी ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विकास का दूसरा क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है। विकासात्मक प्रक्रिया में असातत्य के क्या मायने हैं? असातत्य के क्या मायने हैं? विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नए तरीके जो संसार को समझने में मदद करते हैं। सही है, सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। व्याख्या सहित आपको मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बता दी है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? पालन पोषण की प्राधिकारिक शैली किस पर आधारित है? पालन पोषण की प्राधिकारिक शैली किस पर आधारित होती है? तो ये होती है जब संभव हो तब बच्चे के साथ साझेदारी में निर्णय लेना। पालन पोषण की प्राधिकरण शैली में शामिल होती है, यानी ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जीन पियाजे का व्याख्या सहित बताऊंगा मैं अब आपको क्या है जीन पियाजे का सिद्धांत। तो देखिए, जीन पियाजे के अनुसार विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया निम्न में से किन विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रकारों द्वारा घटित होती है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जीन पियाजे का सिद्धांत। तो जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? जीन पियाजे ने दिया था हमारा सिद्धांत है कौन सा? नैतिक विकास का सिद्धांत। कौन सा? नैतिक विकास का भी सिद्धांत दिया था प्यारे साथियों, और दिया था संज्ञानात्मक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संज्ञानात्मक का सिद्धांत। नैतिक विकास का भी दिया था। और मैं आपको बता दूं, लॉरेंस कोहलबर्ग है ना, उन्होंने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं हैं? तो इस सिद्धांत में है 4 अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं हैं। जीन पियाजे के अनुसार 4 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी है जीन पियाजे के अनुसार 4 अवस्थाएं? एक तो हो गया पुरोसांवेगिक। क्या हो गया? पुरोसांवेगिक या पुरोसंवेदी अवस्था। एक हो गई मूर्त अवस्था, एक हो जाती है अमूर्त अवस्था। एक कौन सी हो जाती है? अमूर्त अवस्था हो जाती है। और एक हो जाती है सांवेगिक अवस्था। एक कौन सी अवस्था हो जाती है? सांवेगिक अवस्था हो जाती है। तो ये है जीन पियाजे के सिद्धांत की बातें। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? और इसका राइट आंसर हो जाएगा समावेशन एवं समायोजन। समावेशन या समायोजन जीन पियाजे के अनुसार विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया में विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रकारों द्वारा घटित होती है। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, और क्या है क्वेश्चन नंबर 6? शानदार क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक 5 साल की बच्ची, क्वेश्चन आप छोटा दिख सकता है लेकिन प्यारे साथियों जूम कर लीजिए। एक 5 साल की बच्ची को उसकी शिक्षिका ने 5 छोटे पत्थर दिए। कितने पत्थर दिए हैं? 5 छोटे पत्थर दे दिए। लो भाइयों, 5 छोटे पत्थर। बच्ची ने उन पत्थरों को अलग अलग प्रकार से लगाया, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन, एक वर्त। फिर उसने उन पत्थरों को बार बार गिना। जीन पियाजे के अनुसार, देखिए जीन पियाजे का दूसरा क्वेश्चन आ गया ना। जीन पियाजे के अनुसार यह बच्ची निम्न में से किस संज्ञानात्मक स्कीमा को ग्रहण करने की कोशिश कर रही है? तो क्या कर रही है? संख्या का संरक्षण। क्या कर रही है? संख्या का संरक्षण। तो ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 7 ये आ गया लेव वाइगोत्स्की से। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? लेव वाइगोत्स्की का अनुसार, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में निम्न में से किसकी मध्यस्थता आवश्यक है? और हमने पढ़ा था
सामाजिक सांस्कृतिक, तो सांस्कृतिक औजार की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? सांस्कृतिक औजार की, यानी ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 नंबर, ये फिर आ गया लेव वाइगोत्स्की का, और ये भी ध्यान रख लीजिएगा। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास के क्षेत्र किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? और आपसे ये क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जा सकता है? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार कौन से क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाता है? तो समीपस्थ विकास के क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाता है। और इसे किस प्रकार बढ़ावा दे सकते हैं हम? तो इसे बढ़ावा दे सकते हैं हम ऑप्शन नंबर 1 से, सहयोगात्मक संवाद से, यानी किसी का सहयोग करके। किसी का सहयोग करके हम समीपस्थ विकास के क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, और लॉरेंस कोहलबर्ग का आ गया। किसका आ गया? लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत आ गया। और ये आपको पता होना चाहिए, लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने सिद्धांत दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। और इन्होंने कितने स्तर बताए थे? विकास के 3 स्तर बताए थे। और इन 3 स्तरों को कितने चरणों में बांटा? 6 चरणों में। कितने चरणों में? 6 चरणों में बांटा था। 3 स्तर दिए थे, 6 चरणों में बांटा था। और हींज की कहानी, हींज है ना, इसकी कहानी किससे संबंधित है? तो वो कहानी संबंधित है लॉरेंस कोहलबर्ग से। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हींज की कहानी कौन से मनोवैज्ञानिक से जुड़ी हुई है? तो लॉरेंस कोहलबर्ग से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? लॉरेंस कोहलबर्ग से। और क्वेश्चन देखिए क्या है, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा सुझाई परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत सत्र 5 की नैतिकता क्या इंगित करती है? पहले तो आपको पता होने चाहिए 3 स्तर। क्या पता होना चाहिए? 3 स्तर कौन कौन से हैं, और नहीं 3 अवस्थाएं कौन कौन सी है। 3 अवस्थाएं कौन कौन सी है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए इन 3 अवस्थाओं को 6 चरणों में बांटा है ना, उनके नाम पता होने चाहिए। चलिए मैं आपको बता देता हूं ये नाम। सबसे पहली अवस्था लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की होती है परी कन्वेंशनल स्टेज, यानी पूर्व पारंपरिक अवस्था। पूर्व पारंपरिक अवस्था जो शेषव अवस्था में होती है और जिसकी आयु कितनी होती है? 4 वर्ष से लेकर 10 वर्ष। 4 से लेकर 10 वर्ष। और इसे कितने चरणों में बांटा गया? इस अवस्था को 2 स्तरों में बांटा गया। इस अवस्था को कितने स्तरों में बांटा? 2 स्तरों में। कौन से? एक तो आज्ञा एवं दंड की अवस्था, दूसरी है अहंकार की अवस्था। ये 2 स्तर है। तीसरी अवस्था कौन सी है? नहीं, दूसरी अवस्था। एक अवस्था हमने देख ली कौन सी? परी यानी पूर्व पारंपरिक अवस्था, जिसे 2 स्तरों में हमने बांट दिया। दूसरी अवस्था है प्यारे साथियों पारंपरिक अवस्था। इसे 2 स्तर कौन कौन से हो जाएंगे? इसमें हो जाएगा एक तो प्रशंसा, एक सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। इस तरीके से आपको याद होने चाहिए सभी। तीसरी अवस्था कौन सी है? तीसरी अवस्था है उत्तर पारंपरिक अवस्था, जो किशोरावस्था में होती है। और इसे भी 2 स्तरों में बांटा गया है। 2 स्तर कौन कौन से? नंबर 1 तो होता है सामाजिक समझौते की अवस्था, नंबर 2 होता है विवेक की अवस्था। विवेक की अवस्था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? सामाजिक समझौते की अवस्था, यानी सामाजिक, हमें कौन सा स्तर बताना है? 5वां स्तर बताना है। कौन सा स्तर बताना है? 5वां स्तर बताना है। और कौन सी अवस्था का? तीसरी अवस्था में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखिए, सामाजिक मानवता की भलाई हेतु सामाजिक अनुबंध को स्वतंत्र रूप से निभाना, ऑप्शन नंबर 1। तो समझ में आए ना? जीन प्याजे के अनुसार 4 अवस्थाएं। जीन प्याजे के अनुसार
4 अवस्थाएं। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 3 अवस्थाएं। 3 अवस्थाएं कितने चरणों में बांटा? 6 चरणों में या 6 स्तरों में बांटा गया है। यह समझ में आ गया तो प्यारे साथियों आपको मान के चलिए जीन प्याजे, लेवाइगोत्स्की, लॉरेंस कोहलबर्ग के क्वेश्चन आप अब हल कर दोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर क्या आ गया? 10 आ गया प्यारे साथियों। और 10 नंबर क्वेश्चन है शानदार क्वेश्चन। और किससे संबंधित है ये? प्रगतिशील कक्षा से। मैंने बताया था ना प्रगतिशील कक्षा का एक क्वेश्चन आएगा। तो एक प्रगतिशील शिक्षिका को अपनी कक्षा में किस प्रकार का रवैया अपनाना चाहिए? तो उसे निभाना चाहिए समानुभूति, वास्तविकता और परवाह का। यानी परवाह भी करनी चाहिए, वास्तविकता भी होनी चाहिए और समानुभूति भी होनी चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। और क्या है यहां पर इंग्लिश में दे रखे हैं प्यारे साथियों, नीचे हिंदी में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। शानदार क्वेश्चन, जानदार क्वेश्चन, सबसे मजेदार क्वेश्चन। और यह भी मैंने कहा था बुद्धि से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देख लीजिए आपके सामने है पेपर प्यारे साथियों, और इसी तरीके से आएगा। देखिए बच्चों की बुद्धिमत्ता का आकलन करने के लिए यानी IQ इंटेलिजेंट क्वोशिएंट का इस्तेमाल करने के लिए क्या मुख्य सरोकार है? प्राप्तांक की अस्थिरता, जी हां। परीक्षा में सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, जी हां। आगे देखिए परीक्षा का उत्पादक केंद्रित होना, जी हां। बच्चों को नामांकित करना, यानी चारों के चारों मुख्य सरोकार है। तो चारों के चारों हमें दे रखे हैं ऑप्शन नंबर 2 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर। और क्वेश्चन नंबर 12 है, ध्यान से देखिएगा। हावर्ड गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। और बुद्धि से संबंधित आपको सिद्धांत पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सॉरी दोस्तों, क्योंकि गलती से निकल जाते हैं शब्द इस प्रकार। आपको पता होना चाहिए बुद्धि से संबंधित सिद्धांत कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया, कौन सा सिद्धांत किसने दिया। तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत तो दिया था अल्फ्रेड बिने ने दिया था। और द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत, बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत और द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। और याद किस प्रकार रख सकते हो इसे? 2-3 बियर ला। बियर यानी स्पीयर, 2-3 बियर ला, 2-3 द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत है स्पीयरमैन ने। फिर देखिए बहुकारक सिद्धांत 2 है, एक तो बहुबुद्धि सिद्धांत है, एक है बहुकारक सिद्धांत। क्या है? बहुकारक सिद्धांत। तो बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? थार्नडाइक ने। बहुथारी यानी बहुकारक सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया था। और बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? हावर्ड गार्डनर ने। जिसके पास बुद्धि बहुत होगी ना वो गार्ड रखेगा, यानी बॉडी गार्ड रखेगा। जिसके पास बुद्धि ज्यादा होगी यानी बहुबुद्धि सिद्धांत तो किसने दिया? हावर्ड गार्डनर ने दिया। और बहुकारक कार्य कौन करती है? बहु। तो बहुथारी यानी थार्नडाइक ने दिया था। और बहु का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? आयामी आ गया ना, त्रिआयामी आया कौन? गिल आया आ गया ना, गिल, शुभम गिल क्रिकेटर है। अब कौन आ गया? गिल आ गया। तो त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? गिलफोर्ड ने दिया था। किसने दिया था? गिलफोर्ड ने दिया था। और एक और मैं बता दूं, बुद्धि का कै और बुद्धि का ख सिद्धांत किसने दिया था? हेब ने दिया था। किसने दिया था? हेब ने दिया था। और एक लास्ट सिद्धांत तरल, कौन सा सिद्धांत? तरल या धारा प्रवाह बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तरल और धारा,
तरल कोई चीज होती है उसे हम किस में रखते हैं? केंटली में। केंटली में रखते हैं ना, केंटली, जिसे क्या कहते हैं और आप क्या कहते हो प्यारे साथियों? केटली कहते हैं। तो ये देखिए, तरल या धारा प्रवाह बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? आरबी केटल ने दिया था। आरबी केटल ने दिया था। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा है प्यारे साथियों? इस क्वेश्चन में पूछा है हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार अंतः व्यक्तित्व बुद्धिमत्ता वाले व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सव्य की जटिल भावनाओं और शक्तियों की कमजोरियां का ज्ञान। देखिए, अंतः व्यक्तित्व यानी अपने अंदर के व्यक्तित्व को जानना, अपने सव्य को जानना, और एक अलग होता है नाम, ये अंतर। इस प्रकार मिलेगा आपको अंतर, आगे मिलेगा व्यक्तिक, अंतर व्यक्तिक यानी जो दूसरों के भाव को जानता है। ये तो होता है जो दूसरे के भाव को जानता है, और ये जो शब्द है ना, ये खुद के बारे में जानता है। और इसमें कौन आते हैं? साधु आ गए, सन्यासी आ गए। नेता आपके मन के भाव जान जाते हैं ना, तभी तो वे घोषणा करके जाते हैं, वादा करके चले जाते हैं, और आप उन वादों में आ जाते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। समझ में आ गए होंगे ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 13, और क्या है क्वेश्चन नंबर 13? जेंडर के संदर्भ में ये आ गया ना, लैंगिक रूढ़िवादिता क्वेश्चन। देखिए, जो कह रखा है ना, पक्के आएंगे क्वेश्चन। ना तो एक दिन का इधर होगा, ना एक दिन का इधर होगा प्यारे साथियों। जो कह दिया सो कह दे दिया। अपुन ने एक बार जो कमेंटमेंट कर दिया ना, सो कर दिया प्यारे साथियों। जेंडर के संदर्भ में एक शिक्षिका को कक्षा में बच्चों को किसके लिए प्रेरित करना चाहिए? तो बच्चों को प्रेरित करना चाहिए जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन के लिए। जेंडर रूढ़िवादिता, रूढ़िवादिता किसे कहते हैं? जो प्राचीन समय से परंपराएं चली आ रही है उसे जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं। क्या कहते हैं? जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं। और जेंडर रूढ़िवादिता प्राचीन समय से क्या चली आ रही है? लड़का बाहर का कार्य करेगी, लड़कियां नहीं। लड़के पढ़ने जाएंगे, लड़कियां घर के बर्तन साफ करेगी। इस प्रकार की महिलाएं बाहर का कार्य नहीं कर सकती, पुरुष बाहर के कार्य करेंगे। जो इस प्रकार की है ना, लड़के रोते नहीं है, लड़कियां रोती है। यह है जेंडर रूढ़िवादिताएं, जो प्राचीन समय से वे प्रथाएं चली आ रही है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह भी आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 है शानदार क्वेश्चन। सभी शानदार क्वेश्चन है, बस क्लास देख लीजिए आप। तो सीखने में विविधता रखने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो एक शिक्षक, कौन सा क्वेश्चन है ये? हमारा क्वेश्चन नंबर है 14 नंबर। कौन सा क्वेश्चन आ गया? 14 नंबर क्वेश्चन आ गया। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए, बढ़ाने के मानकीय स्तर को पहचानना चाहिए। गलत है, शिक्षक को ऐसा नहीं करना चाहिए। सीखने में विविध गति रखने वाले विद्यार्थियों की भागीदारी के लिए क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मक तरीके खोजने चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 15, निर्माणात्मक आकलन का प्रमुख उद्देश्य है। और एक क्वेश्चन ये जोड़ लीजिए, आकलन का, चाहे वो अधिगम के लिए आकलन हो, चाहे अधिगम का आकलन हो, या निर्माणात्मक आकलन हो, या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हो। एक क्वेश्चन इसका मिलेगा आपको। और 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, निर्माणात्मक आकलन का प्रयोग मुख्यतः शिक्षकों को बेहतर योजना बनाने एवं विद्यार्थियों को सहयोगात्मक और गैर मूल्यांकन प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, ये शानदार देखिए, बहुसांस्कृतिक शिक्षा का उद्देश्य है। बहुसांस्कृतिक शिक्षा का क्या उद्देश्य? क्या एक कक्षा में अलग अलग संस्कृति के बच्चों को समांतर शिक्षा देना? जी हां प्यारे साथियों, एक ही कक्षा में अलग अलग संस्कृति के बालकों को समांतर शिक्षा देना। मान लीजिए एक किसी संस्कृति से आता है, एक किसी संस्कृति से आता है, एक, अब आप देख रहे हो ना, कोई तो देख रहा है इसे बिहार से, कोई यूपी से, कोई राजस्थान से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई गुजरात से, कोई उत्तर प्रदेश से, सभी देख रहे हो ना। तो
तो प्यारे साथियों, सभी देख रहे हो आपकी संस्कृति क्या है, अलग अलग है, और मैं आप सभी को एक साथ पढ़ा रहा हूं। यही बहु सांस्कृतिक शिक्षा है। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 17? समांतर शिक्षा एक कक्षा में अलग अलग संस्कृति के बच्चों की साम्यक शिक्षा। इंग्लिश में क्या दे रखा? चलिए इंग्लिश में पढ़ते हैं एक बार। एजुकेशन इक्वलिटी फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर विद इन ए क्लासरूम। एजुकेशनल इक्वलिटी फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर विद इन ए। इन दोनों में क्या अंतर है ये बताइए मुझे। तो इसमें और इसमें एजुकेशनल क्वालिटी फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स विद इन ए क्लासरूम सेम है ना। एजुकेशनल इक्वलिटी यानी समानता फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर विद इन ए क्लासरूम, कोई अंतर नहीं है दोनों में प्यारे साथियों, समान है। यानी इसका एक भी सही है और दो भी सही है। एक भी सही है तभी तो मैं सोचूं प्यारे साथियों मेरे से ऐसा कैसे हो गया। मुझे दोनों सही लग रहे हैं और मैं एक बता रहा हूं, यानी दोनों सही है, इसमें एक भी सही है और दो भी सही है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 17? शानदार क्वेश्चन, जानदार क्वेश्चन। ओहो, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन जरूर है, और ये क्वेश्चन है ना सबसे अच्छे होते हैं, ये क्वेश्चन सबसे अच्छे होते हैं, और यही प्यारे साथियों नंबर काटते हैं आपके। वंचित एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा में निम्न में से किसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? किसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? पूर्वाग्रहों का? जी हां पड़ता है। ज्ञान की स्थानीय संरचनाओं की समझ के अभाव का? जी हां पड़ता है। अवरोही पाठ्यचर्या का? पड़ता है। स्थानीय संस्कृति एवं भाषा आधारित पाठ्यचर्या का? नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि वो स्थान विशेष की संस्कृति और भाषा पर आधारित पाठ्यक्रम है। इससे वंचित और पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी 1 2 3 ये आएगा आंसर। तो कौन से में 1 2 3? तो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, और ध्यान से देखिए सृजनात्मकता का क्वेश्चन। मैंने कहा है ना वही क्वेश्चन आएंगे, बस आप बस आने वाली क्लासें और लगा लेना, आपके पक्के हैं 110 प्लस, कोई नहीं रोकेगा। सृजनात्मकता सोच को निम्न में से किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जा सकता? यानी क्रिएटिविटी को किस प्रकार हम बढ़ावा नहीं दे सकते? मूलभूत विचार से दे सकते हैं, अस्पष्टता को स्वीकार करके दे सकते हैं, अभी सारी सोच से नहीं दे सकते, बल्कि किस सोच से दे सकते हैं? अपसारी सोच से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19। और क्या है क्वेश्चन नंबर 19? क्वेश्चन नंबर 19 है, देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बाद में ऑप्शन पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है? एक गीत विषयक अक्षम विद्यार्थी एक प्राथमिक विद्यालय में दाखिला लेता है। चलिए ले लिया दाखिला। निम्न में से कौन सी पद्धति इस बच्चे के स्कूल में समावेश को सुसाध्य करने में सहायक नहीं होगी? तो विद्यालय की निचली मंजिल पर कक्षा का निर्माण करने का प्रावधान करना सही है। समकक्षियों में समानुभूति की भावना का विकास करना, यह भी सही है। चलिए और पढ़ लेते हैं। आधारभूत संरचनाओं में उपयुक्त बदलाव करना, सही है। तो अक्षमता के प्रति सहानुभूति जताना गलत है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, और क्या है क्वेश्चन नंबर 20? एक सामान्य स्कूल में विशिष्ट अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों के संदर्भ में कौन सी रणनीति सुसाध्य नहीं है, ये हमें बताना है। जहां मुमकिन हो सके वहां अधिगम को विशिष्ट क्षेत्र में छूट,
पाठ्यचर्या में विवेक समायोजन सही है। की गई त्रुटियों पर निरंतर नकारात्मक टिप्पणियां क्या करनी चाहिए? कोई त्रुटि कर देता है उस पर नकारात्मक टिप्पणी करना गलत है प्यारे साथियों। और आपको पता है आरटी 2009 आपके लिए धारा 17 खतरा है। आपके लिए धारा 17 खतरा है। क्यों? क्योंकि आप किसी बच्चे को धमका नहीं सकते, ललकार नहीं सकते, और की ओर छोड़िए आप आंख दिखाकर भी बात नहीं कर सकते। इसीलिए तो कहते हैं धारा 17 आपके लिए खतरा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 21? देखिए, स्कूल में सफलता के पैमाने को विशिष्ट अकादमिक उपलब्धि तक सीमित न रखकर व्यापक होना चाहिए। ऐसा किस प्रकार किया जा सकता है? यानी व्यापक हम किस प्रकार बना सकते हैं? तो सामाजिक संवेगिक क्षमताओं का विकास करके, जो शिक्षा में एक अहम अंग है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। और क्या है क्वेश्चन नंबर 22? निम्न में से किस एक विद्यार्थी की संरचनात्मक समझ एवं स्पष्टता की पुष्टि होती है? संरचनात्मक समझ एवं स्पष्टता की पुष्टि होती है। तो देखिए, दी गई जानकारी को सही रूप से दोहराना नहीं, सही जानकारी लिखना नहीं, संरचना की परिभाषा को स्पष्ट रूप से याद करना नहीं, सीखी गई संरचनाओं को निजी जीवन में आने वाली स्थितियों में लागू करना। यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। और क्या है क्वेश्चन नंबर 23? बच्चों को प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए जरूरी है कि उन्हें निम्न में से किस प्रकार के मौके मुहैया करवाए जाने चाहिए? तो कौन सा क्वेश्चन है ये? हमारा क्वेश्चन नंबर है 23 और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 स्वतंत्र सोच द्वारा सह प्रत्यय की खोज करके। यानी बालक को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। तू जा, जी अपनी जिंदगी, जी ले अपनी जिंदगी, तुझे जो करना है सो कर ले, स्वतंत्र छोड़ दो, बालक खुद पढ़ेगा। प्यारे साथियों, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, इसी प्रकार करना है आपको। तो नई ये जो शिक्षा नीति आई है ना, ये यही कहती है बाल केंद्रित, मतलब बाल केंद्रित। जिसमें बाल केंद्रित ऑप्शन दिख जाए ना, राइट कर देना, कोई गलत नहीं करेगा। आपका क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन आ गया प्यारे साथियों सिमरन के चक्कर में? क्वेश्चन नंबर 24 आ गया। कौन सा आ गया? क्वेश्चन नंबर 24। अधिगम की प्रक्रिया के दौरान बच्चे जो त्रुटियां करते हैं उन्हें संज्ञानात्मक प्रक्रिया का सहज एवं स्वीकृत हिस्सा समझना चाहिए। न कि प्यारे साथियों उसे बच्चों को वर्तमान क्षमता बुद्धिमत्ता का पता लगाया जा सकता है, न तो इससे बुद्धिमत्ता का पता लगाया जा सकता है, न ही उन्हें प्रतिपुष्टि के तुरंत सुधार देना चाहिए ताकि वे दोहराए ना जा सके। हमें ऑप्शन नंबर 3 पर अड़िग रहना है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25। और क्या है क्वेश्चन नंबर 25? बच्चे के संवेग। ओहो, बच्चा का संवेग तो बहुत कुछ का है प्यारे साथियों। आजकल तो 8वीं क्लास में बच्चा का संवेग बहुत हो जाए। बच्चे के संवेगों की अधिगम में क्या भूमिका है? बच्चों के संवेगों की अधिगम में क्या भूमिका है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। संवेग सीखने की प्रक्रिया को अर्थपूर्ण बनाते हैं तथा उन्हें सीखने की प्रक्रिया में एकीकृत रूप से सम्मिलित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 26 क्या आ गया? क्वेश्चन नंबर 26। बच्चों को आंतरिक क्या है? बच्चों को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित अधिगमकर्ता बनने के लिए किस तरह प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? तो अधिगम प्रक्रिया के दौरान की गई त्रुटियों से सीखकर बिना किसी नकारात्मक दंड के, डर के बिना, यानी न तो बाने मारना चाहिए, ना ही आंख दिखानी चाहिए, ना ही कोई थप्पड़ थुप्पड़ की कौन मारनो टावरंग, बस गलती दिखा के अब बेटा तेरी गलती है, इन्हें सुधार कर कै कबूतर इया मंडेगो, बस ओ सिखाणो है आपान तो। और की कौन सिखाणो, ना मारनो ना धमकाणो, और ना और तो
के बताऊं प्यारे साथियों थाने की कोनी धारा 17 एकदम खतरो है, धारा 17 एकदम खतरो है प्यारे साथियों। अब नौकरी लगो बस एक बार, फिर आपको पता चल जाएगा। नौकरी तो बहुत कठिन होती है, नौकरी तो बहुत कठिन होती है, तभी पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निपुणता अनुमुखी विद्यार्थियों में से कौन से गुण होते हैं? निपुणता अनुमुखी विद्यार्थियों के कौन से गुण होते हैं? तो ये होते हैं असफलता का न्यून भय, क्षमता का वार्षिक दृष्टिकोण, यानी ऑप्शन नंबर 1। यहां पर देखिए असफलता का अत्यधिक भय, नेगेटिविटी दे रहा है हमको, हम रहे पॉजिटिविटी आदमी और ये हमें नेगेटिविटी सिखा रहा है। नहीं सीखना हमें नेगेटिविटी। अगर आपको सीटेट में सीडीपी में कहीं भी नेगेटिविटी दिखाई देना, ऑप्शन कट कर देना। और क्वेश्चन में नेगेटिविटी दे रखी हो तो उत्तर तो नेगेटिव होगा ही ना। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव हो तो उत्तर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये लिख कर ले लेना प्यारे साथियों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 28? निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्रभावशाली समस्या समाधान में बाधक है? प्रभावशील समस्या, ये देखिए बाधक पूछा, क्या पूछा है? नेगेटिविटी। तो उत्तर भी किस में मिलेगा? नेगेटिविटी में मिलेगा उत्तर। तो उत्तर है इसका 2 नंबर। क्या है? प्रतिक्रिया अनियमितता। देखिए शब्द देखिए सीटेट में किस प्रकार पूछे जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा। सही समस्या को पहचानना ये कोई बाधक है। सही स्कीमा का क्रियाशील करना, देखिए अन्वेषणात्मक रणनीतियों या समस्या समाधान या की समस्या रणनीतियों का प्रयोग करना, सभी पॉजिटिव दे रखे हैं लेकिन एक को छोड़कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 29, ये शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। और देखिए क्या है, कक्षा में विद्यार्थियों में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित करने के कई परिणाम हो सकते हैं। आपके अनुसार निम्न में से कौन से प्रभाव बच्चों के विकास में हानिकारक है प्यारे साथियों? कथन नंबर 1, इस कक्षा में विजेता और हारे हुए विद्यार्थियों में वैधीकरण होता है। यह तो हो गया हानिकारक, ठीक है। इससे विद्यार्थियों पर दबाव पड़ता है, दबाव पड़ेगा, हानिकारक है। इससे कक्षा तारक विद्यार्थियों चिन्हित करने को बढ़ावा मिलता है, उपलब्धियों पर स्कूल पर गर्व कर सकता है, गलत। इससे विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धी, गलत। विद्यार्थियों में तो करवानी नहीं है प्रतिस्पर्धा, तो इस प्रकार की चारों के चारों हानिकारक है बच्चों के विकास के लिए। पहला ऐसा क्वेश्चन आया जो चारों के चारों, और ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास आपको मिलेगी 11:30 बजे और ये क्लास समाप्त होगी एक नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ हम समाप्त करते हैं, क्योंकि हमारी ऊर्जा कभी भी समाप्त नहीं होती, न हमारा उत्साह कभी समाप्त होता है। और क्वेश्चन नंबर 30 को पढ़िए, अर्थपूर्ण सीखने के लिए प्रक्रिया किस से सुसाध्य होती है? देखिए पॉजिटिविटी, बस ये पकड़ लीजिए शब्द, पॉजिटिविटी मिल रही है। तो किस में मिल रही है? विद्यार्थी के निजी दर्शन शास्त्र एवं दृष्टिकोण से अर्थपूर्ण सीखने की प्रक्रिया को सुसाध्य बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास आज ही के दिन प्यारे साथियों। तब तक के लिए मुझको इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।